ओके, सो इन दिस वीडियो, इससे पहले वाले वीडियो में तो हमने बात कर ली थी अबाउट दी बेसिक थिंग्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट। ग्रुप 14 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या है। अब हम बात करेंगे केमिकल नेचर की, कि अगर हम इनको केमिकली देखें तो ये कैसे सब्सटेंसेस हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। तो सबसे पहले तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आपका टिन और लेड। ठीक है, अब अगर हम इनको केमिकली देखें तो ये सबसे पहले हम इनको ऑक्सीजन के साथ देखते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये ऑक्साइड्स बनाते हैं, मोनो ऑक्साइड्स बनाएंगे, डाइऑक्साइड्स बनाएंगे। जनरली ये दो ऑक्साइड्स ये बनाते हैं ग्रुप 14 के एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो ये ऑक्साइड्स बना रहे हैं उसमें जो मोनो ऑक्साइड्स बनती हैं उसके लिए एक खास बात आपको याद रखनी है कि सब जो है वो मोनो ऑक्साइड नहीं बनाते। एक कार्बन का मोनोऑक्साइड है जिसको आप सब जानते हैं पॉइजनस होता है। फिर आपका सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड है जो कि सिर्फ हायर टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है बनना, अदरवाइज ये नहीं बनता है। फिर आपका जर्मेनियम का मोनोऑक्साइड है, टिन का है, लेड का है। अब आप कहेंगे कि इसमें से ऐसा कौन सा है जो नहीं बन रहा है? तो जो हायर टेम्परेचर वाला है वो सिर्फ तभी पॉसिबल है बनना जब आप उसको उतना रिक्वायर्ड टेम्परेचर देंगे, अदरवाइज वो नहीं बनेगा जनरल कंडीशंस में। कार्बन, आपका जर्मेनियम, टिन और लेड, इनके मोनोऑक्साइड्स पॉसिबल हैं। इनका केमिकल नेचर अलग अलग है। अगर हम इनका एसिडिक और बेसिक नेचर के बेसिस पे डिवीजन करें तो वो अलग अलग है। जैसे आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है CO2, इट्स एसिडिक इन नेचर। ठीक है, हम सब जानते हैं एसिडिक इन नेचर। दूसरा जो आपका सिलिकॉन का जो डाइऑक्साइड है वो एसिडिक होता है। ठीक है, सिलिकॉन का डाइऑक्साइड भी एसिडिक होता है। जर्मेनियम डाइऑक्साइड एसिडिक होता है, जर्मेनियम मोनोऑक्साइड भी एसिडिक ही होता है। बढ़ते आगे, अब ये जो दो है टिन और लेड, इनके दोनों ही ऑक्साइड्स, टिन मोनोऑक्साइड एंड टिन डाइऑक्साइड एंड लेड मोनोऑक्साइड एंड लेड डाइऑक्साइड, चारों ऑक्साइड्स जो हैं वो आपके बनते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। अब ये एम्फोटेरिक क्या है? तो ब्राउनस्टेड की जो थियरी है एसिड बेस वाली, उसके अनुसार जो एम्फोटेरिक नेचर के जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो दोनों की तरीके से एक्ट कर सकते हैं, एसिड की तरह भी और बेस की तरह भी, और रिएक्शन में वो दोनों तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम उनको बोलते हैं कि वो एम्फोटेरिक हैं। तो यही है जो आपके टिन और लेड के ऑक्साइड है, टिन मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, टिन डाइऑक्साइड, लेड डाइऑक्साइड। ओके, वो एम्फोटेरिक है, यानी वो एज एसिड भी रिएक्ट कर सकते हैं, एज अ बेस भी रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था अबाउट द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पर अगर यही रिएक्शन हम कराते हैं ऑक्सीजन के अलावा किसी और चीज से, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर के साथ, H2O के साथ, तब क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तब तो जब वाटर से रिएक्शन होता है, आपने कोयला देखा होगा, कोयले के ऊपर पानी गिर जाए तो क्या कोई तीसरा सब्सटेंस फॉर्म होता है? क्या किसी भी प्रकार की ऐश फॉर्मेशन होती है पानी गिरने से? नहीं होती। तो इससे पता ही चलता है, ना ही तब होती है ना ही ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है। अगर आपका कोयला पानी में भीगा रहे लंबे समय तक तब भी कोई ऐसा खास रिएक्शन नहीं होता। तो आप कह सकते हैं कि जनरली जो आपका कार्बन है इज अनअफेक्टेड बाय दी वाटर। ठीक, इसी तरीके से सिलिकॉन और जर्मेनियम पर भी पानी का कोई प्रभाव नहीं होता, कोई असर नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जो आपका टिन है, टिन डिकम्पोज हो जाता है। टिन जो है वो एक ऑक्साइड बना लेता है और साथ में डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, H2 गैस रिलीज करता है, टिन डाइऑक्साइड बना लेता है हीट देने पर, पानी के साथ रिएक्ट करने पर। लेड में जो है वो अनरिएक्टिव है, लेड पर भी कोई खास असर नहीं होता पानी का। इसका रीजन ये दिया जाता है कि लेड जो है वो रिएक्ट करके पहले एक कोटिंग बना लेता है अपने ऊपर, तो वो कोटिंग जो है वो रिएक्शन को फिर आगे होने नहीं देती, प्रोग्रेस नहीं करने देती। ये एक रीजन है। ठीक है, तो हमने पानी के साथ देखा, हमने ऑक्सीजन के साथ देखा। अब बढ़ते हैं, तो कार्बन को छोड़ करके बाकी के जो सारे एलिमेंट्स हैं इस ग्रुप के, ग्रुप 14 के, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन एंड लेड, तो वो हेलोजेंस के साथ बहुत ज़्यादा रेडिली रिएक्ट करते हैं। अब हेलोजेंस कितने हैं? ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं आपका, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, यही है।
तो ये चारों के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जिनका नेचर होता है MX4 नेचर का, जहाँ पे M आपका सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम जो है उसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp3 होता है। ठीक है, वैसे आपने पढ़ा था कि NH2NP2 है, पर ये sp3 कैसे हो रहा है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ऑफ द ऑर्बिट्स। ठीक है, एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, पी के अंदर 2 sp NH2 NP2 इस तरीके से था। ठीक है, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये S से निकल करके इधर आ जाएगा और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे आपके 4 बैलेंस आपको मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी तो नहीं कहेंगे, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मिल गए जिसमें आप डाल सकते हैं फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को और पेयरिंग करवा सकते हैं। तो ये है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोवेलेंट नेचर के ही बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट नेचर के ही कंपाउंड्स बनते हैं, बल्कि जब हम देखेंगे कुछ कंपाउंड्स कोवेलेंट के अलावा आयनिक नेचर के भी फॉर्म हो रहे हैं। अब जो आयनिक नेचर कंपाउंड्स हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो कि इसी का पार्ट है। तो इसके अंदर आते हैं जो आपका लेड आयोडाइड है PbI4, ये आयनिक होता है और ठीक है, और आपका SnF4 टिन फ्लोराइड और आपका PbF4। ठीक है, तो ये 3 एक्सेप्शन है, इनको आपको याद रखना है। ये जो है ये आपके आयनिक नेचर के होते हैं, नॉट अ कोवेलेंट नेचर। ठीक है, जो हेवियर मेंबर्स हैं जर्मेनियम से लेकर लेड तक अगर आप देखेंगे तो वो हेलाइड्स बनाते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला होता है MX2, यानी कार्बन जो है वो इस हेलाइड को नहीं बना पाएगा है और सिलिकॉन भी नहीं बना पाएगा। सिर्फ हम जर्मेनियम से लेकर के लेड तक बात कर रहे हैं, यानी जर्मेनियम, टिन और लेड 3 हो गए, तो ये 3 ही जो है ये MX2 नेचर के हेलाइड्स बनाएंगे। अब ये MX2 नेचर के हेलाइड कैसे बनेंगे, क्या शेप होगा, इनकी बात अभी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो MX2 नेचर का हैलाइड है ये बनेगा जैसे कि आपका GeX2 जर्मेनियम, अभी और आपका इनकी जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा इसमें होती है, फिर उसके बाद इसमें होती है लेड में, और फिर लास्ट में अगर आप देखेंगे तो इन दोनों की स्टेबिलिटी जो है वो इससे ज्यादा है। ये दोनों ही ज्यादा स्टेबल हैं H4 वाले कंपाउंड से। तो थर्मल और केमिकल स्टेबिलिटी के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो सॉरी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल है और ये वाला इससे ज्यादा स्टेबल जर्मेनियम का 4 वाला है। मतलब ये है कि केमिकल और थर्मल जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप बढ़ रही है 2 वाले की, और अप द ग्रुप बढ़ रही है 4 हैलाइड वाले की। CCl4 को अगर छोड़ दें तो टेट्राक्लोराइड्स दूसरे जो है वो आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, यानी पानी की मदद से उनको आसानी से तोड़ा जा सकता है CCl4 को छोड़ करके, क्योंकि जो सेंट्रल एटम है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है, जो कि ऑक्सीजन एटम से आ रहा है वाटर मॉलिक्यूल के अपने d ऑर्बिटल में। हाइड्रोलिसिस को आप समझ सकते हैं, अगर आप सिलिकॉन क्लोराइड का एग्जांपल लेंगे SiCl4, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का एग्जांपल लेंगे तो इसमें हाइड्रोलिसिस होता है और इनिशियली लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, ये वाटर मॉलिक्यूल से अपने d ऑर्बिटल में डाल देता है फाइनली, जिससे सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और फिर जिसको सिलिसिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मैं एक बार आपको लिख करके दिखाई देती हूँ, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा, फिर इसके साथ आपका ये रिएक्शन वाला जो टॉपिक है वो हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो ये आपका SI स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, आपने पहले पढ़ा था। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया सिलिकॉन क्लोराइड टेट्राक्लोराइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2O। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसकी भी अगर हम स्ट्रक्चर बना लें तो इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर होता है, इसकी वजह से इसके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी बेंडिंग होती है।
अब ये जो लोन पेयर है ये जाएगा इसके डी ऑर्बिटल में, ये इसके लोन पेयर को कर लेगा एक्सेप्ट, और जब ये इसके लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बन जाएगा एस आई, लेट मी सी, Cl3, Cl और यहाँ एक जो तीसरा बॉन्ड है वो बनेगा OH के साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ। और उसके बाद में चौथे स्टेप में जब हम देखेंगे सिलिकॉन जो है वो सारे क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह OH आ जाएगा, तो SiOH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड। ठीक है, सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड। अच्छा, इसकी कंडीशन